Hello everyone, my name is Vikas and welcome to Engineers Adda 247. Today we are going to study the second lesson of basic concept of electrical machine. In the last chapter we have studied few topics of basic concepts, and in this chapter we'll cover the remaining topics. Not the remaining but few more, and we have around 4 lectures of basic concept of electrical machine. We'll cover all the basics topics which can help you in understanding the concept of advanced topics. Okay, so let me start with the topics that today, what are those topics that today we are going to study. Uh, so today's topics are, first is permeance. As you can see, first is permeance, Faraday's law, types of induced EMF, and Lorentz force. So all these topics are very much important if you see in terms of understanding the advanced topics of electrical machines. So अगर मैं परमियंस की बात करूं तो परमियंस खुद में ही एक बड़ा एडवांस टॉपिक है, सॉरी बेसिक टॉपिक है, नॉट द एडवांस टॉपिक, बट इट विल लाइक एग्ज़ाम में अगर इससे बात की जाए कि एग्ज़ाम में इससे क्या आता है, परमियंस से क्या पूछा जा सकता है, तो परमियंस का डेफिनेशन या करस्पॉन्डिंग टू व्हाट डज परमियंस, जैसे एक बार एग्ज़ाम में एसएससी जेईई में पूछा गया है, तो एसएससी जेईई में परमियंस में पूछा गया है कि परमियंस इज मोस्ट रिलेटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन था जो करेक्ट था ऑफ कोर्स. सो आपको मैं वो बताऊंगा. फराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन समझना है, आपको ट्रांसफार्मर समझना है, आपको मशीन समझनी है पूरी की पूरी, तो आपके लिए फराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम दो टाइप्स देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड ऑफ कोर्स द लॉरेंस फोर्स. लॉरेंस फोर्स आपके डीसी मशीन्स में या फिर आपके जो भी रोटेटिंग मशीन्स हैं वहाँ पे लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सो दैट आप बहुत सारी चीज़ों को सी कर आप एक पिक्चराइजेशन कर सकते हैं. एंड आप उसके बाद जितने भी उसके इंटरनल कॉन्सेप्ट हैं, जो कॉम्प्लेक्स आपके पार्ट्स हैं, या जो ऐसे पार्ट्स जो आपको काफ़ी पेचीदे लग रहे हैं या आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा आफ्टर कवरिंग ऑल दीज topics. There are lot more topics that we will cover in the next coming lecture. So अगर जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है, I'll insist you all guys जो पहला लेक्चर नहीं देखा है, जिन्होंने बेसिक्स का, वो पहला चैप्टर जाएं और देखें, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है. ठीक है, सो I'll start with the topic permeance. ओके, तो आइए चलिए देखते हैं परमियंस क्या होता है. परमियंस की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस. जो होता है वो क्या होता है, हमारा परमियंस होता है. तो अब रिलक्टेंस की अगर बात करें, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया होगा कि रिलक्टेंस क्या होता है हमारा. रिलक्टेंस की बेसिकली वो प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेटिक मटीरियल की जो ऑपोज करता है फ्लक्स को. फ्लक्स के लाइन ऑफ, बेसिकली फ्लक्स आपको मैंने बताया था कि फ्लक्स जो है मीन लेंथ के डायरेक्शन में फ्लो करता है किसी मटेरियल के. तो रिलक्टेंस बेसिकली क्या करता है, ऑपोज करता है. रिलक्टेंस जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है इन द टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. ठीक है, तो रिलक्टेंस डिफाइन ऐसे किया जाता है. अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू, ये आपको पता है V इज इक्वल टू IR होता है. मैंने इसी तरीके से आपको रिलेट करके बताया है. V क्या है हमारा, बेसिकली वोल्टेज सोर्स है, या इसको हम EMF कह सकते हैं. तो EMF जो है करस्पॉन्ड्स टू H होता है. ठीक है, और मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, V करस्पॉन्ड्स टू H, I आपका करस्पॉन्ड्स टू व्हाट होता है, फ्लक्स. मैंने आपको, जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में. ठीक है, और R जो होता है वो करस्पॉन्ड्स टू रिलक्टेंस होता है. जिस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में EMF होता है, उसी तरीके से, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट में EMF होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में आपका MMF होता है. जिस तरीके से करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसी तरीके से हमारा फ्लक्स फ्लो करता है हमारे मैग्नेटिक सर्किट में. और यहाँ पे जो ऑपोजिशन, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है मैग्नेटिक सर्किट में, उसको हम कहते हैं रिलक्टेंस. तो यहाँ से हम रिलक्टेंस को लिख सकते हैं RL इज इक्वल टू H/phi. और इसकी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो H की यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स और phi की यूनिट होती है वीबर. तो आपका
जो रिलक्टेंस का यूनिट है वो क्या हो गया, एम्पियर टर्न्स पर वीवर। अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूँगा, ठीक है। तो H5 को मैं लिख सकता हूँ B इंटू ए, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई B को अपन लिख सकते हैं म्यू इंटू H इंटू ए, एंड यहाँ से अगर हम H को लिखेंगे तो H देखिए, H यहाँ पे पर लेंथ है, चूँकि हम एरिया म्यू को बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे H को हम लेंथ के पर यूनिट लेंथ के कंपैरिजन में मेज़र करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H डिवाइडेड बाई म्यू H डिवाइडेड बाई L लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैंने L को ऊपर लिख दिया है। अब देखिए H डिवाइडेड बाई L करते तो L ऊपर चला जाता है, L यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से H और H कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से जो फार्मूला आपका आएगा रिलक्टेंस का, वो आएगा आपका L अपॉन म्यू ए। तो लास्ट लेसन में एक मिस्टेक ये हुई है कि मैंने म्यू ए अपॉन L आपको बता दिया है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करने के चक्कर में थोड़ी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर को जिन्होंने अटेंड किया होगा वो ये पॉइंट जरूर करेक्ट कर लेंगे कि आर एल इज इक्वल टू, यानी रिलक्टेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है L अपॉन म्यू ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इस परमियंस में लिखा है वो है हमारा इट करस्पॉन्ड्स टू कंडक्टेंस, मतलब कि ये कंडक्टेंस के जैसा होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस और परमियंस है। तो परमियंस जो है वो करस्पॉन्ड किसके है, इट करस्पॉन्ड्स टू कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट ऑफ कोर्स वीबर पर एम्पियर टर्न्स होगी, क्योंकि रिलक्टेंस की यूनिट है एम्पियर टर्न्स वीबर, और मैंने पहले ही पॉइंट में बताया है कि ये रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। तो फाई अपॉन एच, अगर आप परमियंस को लिखना भी चाहेंगे तो परमियंस आपका हो जाएगा फाई अपॉन एच, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से आप यूनिट भी निकालेंगे तो इट विल बी वीबर पर एम्पियर टर्न्स, ठीक है। ये आपका हो गया परमियंस। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूं फैराडेज लॉ की, तो फैराडेज लॉ आपको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी मशीन पढ़ेंगे वहाँ पे फैराडेज लॉ के कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, दोनों लॉ लग रहा होगा। और ये कैसे, ये पूरा जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको ड्यूरिंग द लेसन आप अभी आगे जो देखेंगे कितना कुछ है। आप फैराडेज लॉ आपने सुना होगा, बट बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी इसमें। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दोज पॉइंट्स विच यू माइट नॉट हैव गेस्ड और विच यू माइट नॉट हैव स्टडीड when you were preparing earlier. So I'll do my best, I'll give my best to make you understand about all these concepts. Okay, so starting from the first law, so Faraday basically gave two laws. In the first law he told that if there is a relative change in the flux, an EMF will be induced. What is the first law? The first law is कि अगर यहाँ पे कोई रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स है, रिलेटिव चेंज का मतलब कि फ्लक्स किसी भी रीजन से चेंज हो रहा हो, डिपेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा चेंज इन फ्लक्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज दैट इफ देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। अब रिलेटिव चेंज कैसे कैसे आ सकता है वो हम देखेंगे, बट फर्स्ट लॉ में इन्होंने बताने की कोशिश क्या की है कि हाउ EMF गेट्स इंड्यूस्ड, ठीक है। EMF कैसे इंड्यूस होता है उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। तो हाउ इज द कीवर्ड है, हाउ इज द कीवर्ड है कि कैसे हमारा EMF इंड्यूस होगा। इन द सेकेंड लॉ ही टोल्ड द EMF इंड्यूस्ड will be directly proportional to the rate of change of flux. तो जो भी EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है। तो कोई भी आपका EMF अगर इंड्यूस हो रहा है कहीं पे भी किसी भी रीजन से, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अगर मैं EMF को E लिखूं तो इट विल बी it will be directly proportional to the change of rate of change of flux. Rate of change of flux यानी कि d phi by
dt। जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt होगा। और इसी को फर्दर यहाँ पे लिखा गया n d∅/dt, इसी को लिखा गया d∅/dt और माइनस यहाँ पे लगाया गया। इन्होंने ये कहा यहाँ पे माइनस लगाया गया तब जब हमारे लेंजेस साहब जो हैं एक्ट में आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई अगर कहीं प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो जो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। उनका क्या कहना था, लेंजेस का ये कहना था कि कोई भी प्रोडक्शन, कुछ भी प्रोडक्शन किस चीज़ का हुआ है यहाँ पे, फ्लक्स का, तो ये अपोज किसको करेगा, ये अपोज करेगा, इट विल अपोज कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है भैया, जिसकी वजह से भी हुआ है उसको प्रोड्यूस, उसको ये अपोज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे भी रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब रिलेटिव कैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा ये फैराडे ने बता दिया। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि अगर होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड लेंजेस लॉ आ गए थे यहाँ पे एक्ट पे, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे हमारे पास फार्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस एन d∅/dt। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, स्पीड नहीं समझेंगे इसको, नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स क्यों है ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। होपफुली आपको फैराडेज लॉ समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे जो टॉपिक चलेंगे वो इसके बारे में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब ये है कि टाइप ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने आपको पहले फैराडेज लॉ बताया है। अब देखिए आपके पास मशीन, जैसे हमें मशीन पढ़ना है, मशीन में हमारे पास एक तो है ट्रांसफार्मर, एक है हमारा स्टैटिक। ट्रांसफार्मर जो है वो स्टैटिक मशीन है, बाकी जितने मशीन है ट्रांसफार्मर को छोड़ के वो सारे के सारे डायनेमिक मशीन है। तो यहाँ पे दो तरीके के ईएमएफ भी पढ़ने हैं आपको, एक है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कह लें या ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स कह लें। जैसे मैंने आपको मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे, हाँ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स, नॉट चेंज इन फ्लक्स, तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि एक ईएमएफ ऐसा है जो स्टैटिकली इंड्यूस हो रहा है, और ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आएगा जब वहाँ पे कहीं पे भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि चेंज इन फ्लक्स, अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे। ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन आया है, मैंने आपको पहले लिखा था रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पे रिलेटिव मोशन, अगर कंडक्टर, जैसे कंडक्टर घूम रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रहा, तो वहाँ पे फ्लक्स फिर भी रिलेटिवली चेंज हो रहा होगा। मेरे कहने का मतलब समझेंगे आप कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होता, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, पर हमारा जो कंडक्टर है ये रोटेट कर रहा होता है। क्या करता है, ये रोटेट करता है, और इसकी वजह से एक रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स होता है। क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स। और जहाँ पे भी रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स आएगा, फैराडेज का फर्स्ट लॉ, वहाँ पे फैराडेज का फर्स्ट लॉ हमने देखा है कि इफ देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस। ठीक है, तो रिलेटिव चेंज है फ्लक्स का, वहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ। ठीक है, तो अब हम इसी को अच्छे से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ स्टैटिकली इंड्यूस्ड
ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें तो ये ईएमएफ आपको इंड्यूस होते हैं कहाँ पे, ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि भाई आप क्या करते हैं, एक सोर्स लगा देते हैं, एक सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, एक कोर के अराउंड आपने वायर वाउंड किया हुआ है, ठीक है, आपने वायर वाउंड किया हुआ है, और इसके अराउंड आपने क्या किया, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। अब ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाने से क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट आया। अब जैसे ही करंट आया वहाँ पे क्या आएगा, फ्लक्स आएगा। भाई यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर अराउंड क्या फ्लो हो रहा होगा, फ्लक्स, ठीक है ना। मैग्नेटिक मटेरियल में क्या फ्लो हो रहा होगा, फ्लक्स। चूंकि आई की वजह से फ्लक्स आया है, चूंकि आई की वजह से फ्लक्स आया है, वी की वजह से क्या आया है, आई की वजह से क्या आया है, फ्लक्स। तो और v चेंज हो रहा है तो i चेंज हो रहा है, इसीलिए फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, एंड डी फाई बाई डी टी आपने पढ़ा होगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज, अगर मैं फाई कांस्टेंट रखता, अगर फ्लक्स कहीं पे कांस्टेंट है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो होता है हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसीलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को हम डीसी सोर्स से नहीं चलाते, ये हम ट्रांसफार्मर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ वो ईएमएफ है जहाँ पे हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, रोटेट नहीं कर रहे होते हैं, पर फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। और फ्लक्स कैसे चेंज होगा, अगर हम सोर्स ऑल्टरनेटिंग लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट आपका देखते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ये हम देखते हैं, ठीक है। अब डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ ये आपने मैग्नेट रखा, ये आपने मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ये एक ही मैग्नेट के पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एक कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर यहाँ, यही कंडक्टर रोटेट करके यहाँ पे जा रहा है, यही कंडक्टर रोटेट करके यहाँ पे जा रहा है, और यही कंडक्टर रोटेट करके यहाँ पे जा रहा है, एंड अगेन सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जब कंडक्टर यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप देख सकते हैं वो नॉर्थ से, सॉरी यहाँ पे बी लिख दिया है मैंने, यहाँ पे साउथ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका साउथ होगा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, और ये कांस्टेंट होगा अगर हमने कांस्टेंट सोर्स लगाया है। जैसे डीसी मशीन की बात करें अगर हम, तो डीसी मशीन में क्या होगा, आपका कांस्टेंट सोर्स लगा हुआ होगा। अब कांस्टेंट सोर्स अगर लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अब ये कंडक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अलग अलग पोजीशन पे रिलेटिवली इसको जो फ्लक्स लाइंस कट कर रही होंगी वो अलग अलग होंगी, और इसीलिए फ्लक्स जो है रिलेटिवली चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और रिलेटिव चेंज ऑफ फ्लक्स अगर हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है कि कंडक्टर रोटेट कर रहा है आपका, कंडक्टर रोटेट कर रहा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि रिलेटिव चेंज इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव चेंज अगर है तो आपका वहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या कहता है, लॉरेंज फोर्स लॉ है ये बेसिकली, दिस इज अ लॉरेंज फोर्स लॉ, जो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है बट आप समझेंगे। तो लॉ क्या कहता है कि स्टेशनरी चार्ज experiences a force due to electric field, and moving charge experiences a force due to electric and magnetic field। तो स्टेशनरी चार्ज की बात करें, यानी कि स्टैटिक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि मूविंग चार्ज जो है
वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स। जैसे लेट से मैं कह रहा हूँ कि एक वायर में, अब मूविंग चार्ज का मतलब है कि करंट, मूविंग चार्ज का मतलब है करंट, और करंट जहाँ पे है वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो अब अगर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो फोर्स उन्होंने एक फार्मूला दिया लॉरेंज ने एक, कि F इज इक्वल टू हो जाएगा Q, ये पूरा फार्मूला था Q इंटू ई प्लस V इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला था आपके लॉरेंज का। ठीक है, अब इसमें से मैंने कहा कि F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q इंटू ई प्लस Q इंटू ब्रैकेट में V क्रॉस B। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं जीरो मान रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ बात करेंगे F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B की। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो आप अगर लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ I इंटू डी एल को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, I इंटू, मैं किसी पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ पे I से प्रोडक्ट करके मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो I को हम कैसे लिख सकते हैं, I को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। I आपका करंट क्या होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, इनटू डी एल, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी क्यू इंटू डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इंटू डी एल अपॉन डी टी जो होगा, डी एल अपॉन डी टी जो होगा, ये आपका वेलोसिटी होता है। आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है हमारा वेलोसिटी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ v। ठीक है, डी क्यू इंटू वी, वी को मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ले रहा हूँ। अब हमने पढ़ा F इज इक्वल टू, मैंने आपको इस वाले में मैं दिखा देता हूँ। तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि डी क्यू वी क्रॉस बी है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इंटू वी क्रॉस डी क्यू इंटू बी। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए डी क्यू इंटू वी को हम लिख सकते हैं आई इंटू डी एल, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया ये इक्वल टू दिस है। ठीक है, तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी, डी क्यू बहुत छोटा है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, दिस विल बिकम एज आई इंटू डी एल क्रॉस, क्या हो जाएगा, डी एल क्रॉस। ठीक है, तो ये फार्मूला जो आपका निकल के आया है, दिस इज लॉरेंस फोर्स। इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम। तो F इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं I इंटू एल क्रॉस बी। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, एल क्रॉस डी एल का बहुत स्मॉल अमाउंट लिया था हमने, अभी मैं कंसिडरेबल अमाउंट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो डी एल को एल लिखा है और बी को मैंने एज इट इज कर दिया। ठीक है, पूरे लेंथ पे मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ कि पूरे लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा। अब इसी को लिख सकते हैं आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स आया है ये आपका आ जाता है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। ये जो आपका फॉर्मूला है, दिस इज लॉरेंस फोर्स। और इसको हम इस्तेमाल करेंगे डीसी मशीन में। जब डीसी मशीन पढ़ेंगे या रोटेटिंग मशीन, वहाँ पे अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना होगा कि कितना फोर्स हमारा लग रहा होगा, कितना फोर्स हमारा लग रहा होगा किसी कंडक्टर पे, वो हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये जो आप है इसको आप याद रखेंगे, ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपका लॉरेंस फोर्स लॉ हो गया। इसी में थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लें तो साइन 0 आपका 0 होता है, या साइन 90 ले लें तो साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमें, फोर्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 होगा और 0 होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, लेट से कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट से कि हमारे पास कोई कंडक्टर है
कंडक्टर कैसा कंडक्टर है, ऐसा, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है ये हमारा एल है, तो लेंथ हम ऐसे लेंगे, ये लेंथ है। हम कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनसाइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, क्रॉस है इस कंडक्टर के क्रॉस। तो आपका जो फोर्स होगा वो फोर्स किधर होगा, फोर्स इन तीनों के, इन दोनों लेंथ के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या फोर्स जो है आपका कैसा होगा। फोर्स आपका जो फोर्स यहाँ पे लगेगा कंडक्टर पे दैट विल बी लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम इतना ही रखते हैं, इसको ज़्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे एम्पियर टर्न्स के बारे में, एम्पियर टर्न्स, एयर गैप में एम्पियर टर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम पढ़ेंगे लॉसेस के बारे में कि आपका हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एडी करंट लॉस क्या है। हम पढ़ेंगे आपके जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे कुछ माइनर टॉपिक्स, टर्म्स जो आपको नहीं आते समझ में, वो सारे टर्म्स को भी हम कवर करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपको डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। आई प्रॉमिस यू दैट। लास्ट टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाया था मैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैराथन क्लास के लिए कह रहे हैं, मैराथन क्लास भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। विद एक हफ्ते का टाइम दीजिए, एक वीक में जब सारे स्टूडेंट को पता लग जाएगा तो आई विल स्टार्ट द मैराथन क्लास एंड आई विल टेक मैराथन ऑन एवरी सैटरडे संडे, ठीक है। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो मुझे पूछिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आई हैव ऑलरेडी अ ग्रुप। आप ग्रुप कहाँ से मिल पाएगा वो आप पता कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेल आईडी दे रहा हूँ। आपको ग्रुप में ऐड करना हो तो ग्रुप आप इस मेल आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, vikas.kumar@adda247.com, ठीक है। vikas.kumar vikas.kumar@adda247.com, इस पे आप मेल कीजिए, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा डाउट है या किसी भी तरीके की काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है, दैट ऑल्सो आई कैन प्रोवाइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।